Good afternoon, dear student. Today we are going to continue our last lectures topic, that is coordinate system. Yesterday only, day before yesterday we have started with the coordinate system. मैंने पिछले लेक्चर के अंदर में कोऑर्डिनेट सिस्टम से शुरुआत किया था, ठीक है। इस लेक्चर के अंदर में जो आगे का पार्ट है वो मैं बताने वाला हूँ तुमको। कोऑर्डिनेट सिस्टम के बाद आपका उसके आगे का पार्ट क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था कि वहाँ पर तीन तरीके की कोऑर्डिनेट सिस्टम होती है। एक होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक होता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, और एक होता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो अगर आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के वेरिएबल को याद रखें तो वो है एक्स वाई से, स्फेरिकल के अगर सिलेंड्रिकल के अगर याद रखें तो वो है रो फाई से, और स्फेरिकल के अगर याद रखें तो वो है आर थीटा फाई, ठीक है। तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं अगले टॉपिक से, दैट इज कन्वर्शन ऑफ वन कोऑर्डिनेट सिस्टम टू अनदर कोऑर्डिनेट सिस्टम। दैट इज द टाइटल अंडर रिलेशनशिप बिटवीन द कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो अगर मुझे समझ लो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स वाई जेड वाले वेरिएबल को रो फाई जेड वाले वेरिएबल के अंदर में कन्वर्ट करना है। तो कुछ फॉर्मूलेज है, अगर अपने को समझ लो किसी ने एक्स वाई जेड की वैल्यू दे दी और बोला कि रो फाई जेड निकालो, मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम अपने को कार्टेशियन दी और बोला कि सिलेंड्रिकल में कन्वर्ट करो, तो रो का फॉर्मूला आएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पाई का फॉर्मूला आएगा tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स, और z इज इक्वल टू z। क्यों? क्योंकि अगर देखेंगे पहली चीज तो एक्स वाई, एक्स की जगह पे कौन आया है रो, वाई की जगह पे कौन आया है फाई, और z की जगह पे कौन है z। तो z इज इक्वल टू कितना रहेगा z, कन्वर्शन में भी z क्या रहेगा सेम। सिर्फ फर्क किसको पड़ा है, रो को फाई को। रो का मतलब होता है रेडियस, रेडियस मतलब होती है लेंथ। अब ये जो लेंथ है ये दो वेरिएबल पे डिपेंड है, एक्स और वाई। अगर आप किसी एक्स और वाई को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो तो लिखने का तरीका कैसे है, एक्स प्लस जे वाई। किसी भी कॉम्प्लेक्स टर्म का अगर अपन ने मॉड या कंप्लीट वैल्यू निकालनी है, मैग्नीट्यूड निकालना है, रेडियस के लिए मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वही आता है। अगर मुझे एक्स और वाई के बीच का एंगल निकालना है सिलेंडर बनाने के लिए, तो फॉर्मूला क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी अपॉन और tan इनवर्स ऑफ अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। इट इज y बाय x, अपोजिट मतलब y, एडजेसेंट मतलब x, ये फॉर्मूला हो जाएगा। अगर x y z दिया है हमने, सॉरी रो कॉस रो y रो फाई z दिया है, और अगर x y z निकालने के लिए बोला तो फॉर्मूला आएगा x इज इक्वल टू रो कॉस फाई। कैसे? तो अगर ये पॉइंट P है मान के चलो, जिसके ऊपर लोकेशन है x y और z तो पता ही है आपको, तो x निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, ये यहाँ की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। और कॉस मतलब यहाँ का एंगल, मतलब कॉस। वाई मतलब क्या होता है, अपोजिट मतलब इमेजिनरी। वाई निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, रो इंटू साइन, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको जेड निकालना है तो जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आती है सिस्टम सिलेंड्रिकल टू स्पेरिकल। तो सिलेंड्रिकल टू स्पेरिकल मतलब आर रेडियस है, तो अगेन फॉर्मूला आएगा रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। थीटा एंगल है तो tan इनवर्स ऑफ रो बाय से, और फाई इज इक्वल टू फाई, क्योंकि सेम इधर भी फाई है इधर भी फाई, तो फाई इज इक्वल टू फाई, रो इज इक्वल टू आर साइन थीटा, जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। उसके बाद आपको निकालना है कार्टेशियन एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, एक्स वाई जेड, और स्फेरिकल क्या है, रो आर थीटा फाई। तो अब इस बार एक्स वाई जेड तीनों अलग वेरिएबल आ गए। पिछली बारी में तो जेड इज इक्वल टू जेड था, तो यहाँ पे तीनों का स्क्वायर लेना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y बाय x। तो इमेजिनरी यहाँ पे दो टर्म आएंगी, x और y, तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय जेड। और ये फॉर्मूले आपको क्या करने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, तो आप फॉर्मूले मगअप करके या याद करके रख लो उसको, तो वो न्यूमेरिकल में इस्तेमाल करो। टुडे वी आर गोइंग टू सी द इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज अ फील्ड, द फिजिकल क्वांटिटी which takes value at different location is called as a field। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो दो अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग वैल्यूज को लेती है या ऑक्यूपाई करती है, उनको फील्ड बोला जाता है। अब बात कैसी है, जैसे मैंने फील्ड के बारे में तुमको एक्सप्लेन किया था कि अगर दो पॉइंट्स है, जैसे प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन, दोनों क्या है, अपोजिटली चार्ज पार्टिकल है, दोनों क्या है, अपोजिटली चार्ज पार्टिकल है। अब ये दोनों अपोजिटली चार्ज पार्टिकल अगर एक दूसरे की तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करेंगे तो उसकी कुछ ना कुछ तो रेंज होगी, जो वहां तक वो अप्लाई कर पाएंगे, कुछ रेंज के बाद वो एक दूसरे के ऊपर कोई भी फोर्स लगा नहीं पाएंगे।
तो जितने रेंज के अंदर आप इफेक्ट ऑफ फोर्सेस देखते हैं उसको फील्ड बोलते हैं। अगर उसको टेक्निकली डिफाइन करना है तो फिजिकल क्वांटिटी विच टेक्स डिफरेंट वैल्यू एट डिफरेंट लोकेशन, अलग अलग जगह पर कुछ ना कुछ वैल्यूज आपको अगर मिलेंगी तो इसको बोला जाएगा फील्ड। द फिजिकल क्वांटिटी विच टेक्स डिफरेंट वैल्यूज एट डिफरेंट लोकेशन इज कॉल्ड एज अ फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड आर द टाइप ऑफ द फील्ड। एक फोर्स कितना लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कितना फोर्स, कितनी फील्ड का एरिया है, मैग्नेटिक फील्ड का एरिया कितना है मैग्नेट के इन्वॉल्व होने के बाद, वो फील्ड। पर बेसिकली फील्ड को सिर्फ दो ही टाइप में बांटा जाता है। अ फील्ड विच इज ओनली हैविंग द मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड एज अ स्केलर फील्ड। अ फील्ड विच इज हैविंग द मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन इज कॉल्ड एज अ वेक्टर फील्ड। आपको पता है कि स्केलर और वेक्टर में सिंपल डिफरेंस है। किसी चीज को अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड है डायरेक्शन नहीं है तो वो क्या है, स्केलर। किसी चीज को अगर मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है तो वो क्या है, वेक्टर। तो इफ एनी वेक्टर क्वांटिटी हैज अ डिफरेंट मैग्नीट्यूड and direction at different direction and different magnitude at different location, then it is called as a vector. Example, velocity of air in the room और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इन द रूम। एक रूम के अंदर में आपको एयर की वेलोसिटी निकालनी है, आपने ये पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी वो चला आएगा, इस पॉइंट पे निकालनी तो चला आएगा, उस पॉइंट पे आएगा। मतलब वेलोसिटी मिल हर एक पॉइंट पे रही है और अलग अलग मिल रही है, दैट इज कॉल्ड एज वेक्टर। क्योंकि वेलोसिटी क्या है, उसको डायरेक्शन भी है कि कहाँ से कहाँ की तरफ, 10 मीटर पर सेकंड फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, डायरेक्शन। उसके बाद स्केलर फील्ड, स्केलर क्वांटिटी हैविंग डिफरेंट मैग्नीट्यूड एंड डिफरेंट लोकेशन, द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ वेरिएशन इन द स्केलर क्वांटिटी इज कॉल्ड एज अ स्केलर फील्ड। जैसे एयर फ्रेशनर, रॉन्ग, रूम टेम्परेचर इनसाइड द रूम, टेम्परेचर को कोई डायरेक्शन नहीं है और अलग रूम के अंदर अलग अलग टेम्परेचर हो सकता है ना। ये रूम में समझ लो 10 डिग्री है, अगले रूम में एसी लगा है वहाँ और कम है, तो टेम्परेचर अलग अलग है और वो अलग अलग टेम्परेचर को भी डायरेक्शन नहीं है, उसको बोलते हैं। तो ये होते हैं दो तरीके की फील्ड, ठीक है। अब फील्ड से जुड़े हुए या फील्ड को एनालाइज करने के लिए तीन तरीके के ऑपरेटर इस्तेमाल किए जाते हैं। एक है डेल, जो बनाता है अलग अलग फील्ड। तो पहला ऑपरेटर है डेल। डेल का मतलब होता है, डेल को डिनोट किया जाता है उल्टा ट्रायंगल, रिवर्स ट्रायंगल जिसके ऊपर बार दिया जाता है। डेल इज अ ऑपरेटर विच इज अ थ्री डायमेंशनल ऑपरेटर। अब मैंने क्या बोला कि फील्ड को निकालने के लिए जो ऑपरेटर इस्तेमाल किया जाता है वो डेल। अब फील्ड क्या है, जिसके अंदर में चेंज है। अब चेंज तो कोई भी डायरेक्शन में हो सकता है, एक्स डायरेक्शन में हो सकता है, वाई डायरेक्शन में हो सकता है, जेड डायरेक्शन। तो आपको जो थ्री डायमेंशनली चेंज निकालना है, इसके लिए डेल एक थ्री डायमेंशनल ऑपरेटर। उसका जनरल फॉर्मूला है डेल बार इज इक्वल टू, जब मैं लिखता हूँ डेल बार तो इज इक्वल टू डेल डेल एक्स ए एक्स कैप, डेल डेल वाई ए वाई कैप, डेल डेल जेड ए जेड कैप। इसका मतलब क्या है, change in x with respect to x, change in y with respect to y and change in z with respect to z। ठीक है। अगर मुझे कर्ल निकालना, क्या निकालना है, कर्ल। कर्ल का मतलब क्या होता है पहले वो समझो। द अमाउंट ऑफ सर्कुलेशन इन द अमाउंट ऑफ सर्कुलेशन ऑन द वेरिएशन ऑफ इन अ वेक्टर फील्ड इज डिटरमाइंड मैथमेटिकली बाय ऑपरेशन कॉल्ड कर्ल। अमाउंट ऑफ सर्कुलेशन, 2 मिनट के लिए समझ लो आपने ये पेन अपने हाथ में लिया, ठीक है। अब मैं समझा रहा हूँ, उसको प्रैक्टिकली समझो। अब इस पेन के ऊपर में आपने वायर बाउंड कर दिया, एक वायर लगा, तो जितने सर्कुलेशन आप उस वायर को लगाओगे उसके ऊपर आया हुआ जो चेंज है उसको बोला जाता है कर्ल। उसको क्या बोला जाता है, कर्ल। और मैथमेटिकली उसको रिप्रेजेंट किया जाता है फॉर्मूला डेल बार क्रॉस ए बार। क्रॉस मतलब अपोजिट, क्योंकि एक है पेन और दूसरा है उसके ऊपर लगाया हुआ एक वायर, दोनों एक दूसरे से क्या है, अपोजिट। तो इट इज डेल बार क्रॉस ए बार। द कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड इज ऑलवेज वेक्टर। अगर किसी वेक्टर फील्ड का, अगर आप किसी वेक्टर फील्ड का कर्ल निकालते हो, डेल बार लगाते हो उसके ऊपर, तो आंसर भी वेक्टर ही मिलेगा आपको, ठीक है। उस मैग्नीट्यूड यूज टू अमाउंट ऑफ वेरिएशन पर यूनिट एरिया एंड इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द एरिया, ठीक है। जैसे मोना बोला कि अगर आपने पेन के ऊपर वायर लगाया तो वो वायर को तो पेन कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा ना। पेन इस तरीके से आप उसके ऊपर लगा रहे हो तो इट इज परपेंडिकुलर। उसके बाद आता है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट भी वन ऑफ द फॉर्म ऑफ चेंज है, पर ये स्केलर के ऊपर निकाला हुआ चेंज। द ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड इज अ वेक्टर। मतलब आप किसी स्केलर के ऊपर का चेंज निकालते हो और अगर वो वेक्टर मिलता है तो वो ग्रेडियंट हो जाएगा। मतलब समझ लो आपके पास एक वेक्टर नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है एस या एफ, फोर्स है या टेम्परेचर है, और आपने ऊपर उसके ऊपर का चेंज निकाला और मिला कि आपको डायरेक्शन के साथ आउटपुट मिला। मतलब वेक्टर के ऊपर चेंज निकालते हैं तो कर्ल आता है, पर वेक्टर के नहीं, स्केलर के ऊपर चेंज निकाल के अगर वेक्टर बनता है तो उसको क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट। उसका फॉर्मूला क्या है, जहाँ पे अगर डेल बार था तो डेल बार का मतलब होता है कर्ल, डेल बार डॉट एस। वहाँ पे क्रॉस था, यहाँ पे डॉट आएगा। स्केलर डॉट प्रोडक्ट होता है और वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट होता है, अपन अपने पिछले लेक्चर में देखा।
तो डेल बार डॉट टेस्ट इज इक्वल टू डेल एक्स बाय डेल एक्स ए एक्स कैप, डेल एस बाय डेल वाई ए वाई कैप एंड डेल एस बाय डेल जेड ए जेड कैप। देन ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड, ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड में क्या हो जाएगा, कंसिडर टू टेम्परेचर टी एंड टी प्लस डी टी शोन इन फिगर, दो टेम्परेचर देखो, ठीक है। अब ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड का मैं यहाँ पे सीधा सीधा फॉर्मूला बताता हूँ तुमको ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड। मान के चलो आपके पास एक टेम्परेचर है टी, उसके ऊपर आपने ग्रेडियंट लगाया, तो डेल बार का फॉर्मूला क्या है, डेल डेल एक्स ए एक्स कैप, डेल डेल वाई ए वाई कैप, डेल डेल जेड ए जेड कैप, और टी के ऊपर आपने लगाया तो डॉट टी। स्केलर पे जब लगाते हैं तो होता है ग्रेडियंट, तो स्केलर मतलब उसके ऊपर बार नहीं आएगा, वेक्टर मतलब उसके ऊपर बार आएगा, तो डेल बार डॉट टी, ये टी अंदर आ जाएगा, तो डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल टी बार इंटू डी एल, ठीक है, डेल टी बार इंटू डी एल। therefore dt is equal to del t by del x ax क्या, del t by del y ay क्या, del t by del z az क्या, ये हो गया del t बार, और dl मतलब क्या हो गया, डिफरेंशियल लाइन एलिमेंट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का, पिछले लेक्चर में देखा ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में dl बार का फॉर्मूला ये dx ax क्या, dy ay क्या, dz az क्या, ये निकाल के आपको यहाँ पे डालना है, डाल दिया आपने, तो इट इज आपको क्या, सॉरी यहाँ पे डालना, आपको क्या मिलेगा, ax कैप इंटू ax कैप 1, ay कैप इंटू ay कैप 1, az कैप इंटू az कैप 1, तो डेल टी बाई डेल एक्स डेल एक्स, डेल टी बाई डेल वाई डेल टी बाई डेल जेड, तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा आपका इज इक्वल टू 0, ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा आपका। तो आपको पता चलेगा कि टेम्परेचर एक स्केलर क्वांटिटी है जिसके ऊपर अगर आप वेक्टर वाइज चेंज निकालते हैं तो आंसर कितना आता है। तो दूसरा जो पार्ट है ग्रेडियंट के साथ वो है डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस का मतलब होता है डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड इज अ स्केलर क्वांटिटी विच गिव्स अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इमर्जिंग आउट ऑफ एनी क्लोज सरफेस। मतलब अगर एक प्रॉपर, मैं अगर आपको एग्जांपल के साथ समझो, तो एक रूम है, जैसे ये रूम है, इस रूम के अंदर में आपने क्या किया कि एक पर्टिकुलर रूम के अंदर में आपने एक पर्टिकुलर विंडो रखा है, ठीक है, और उस विंडो को आपने ओपन कर दिया, आपके रूम के अंदर से आप बाहर कुछ हवा भेज रहे हो, तो आपके रूम के अंदर में जितनी भी विंडोज होंगी उसमें से जितनी भी हवा बाहर जाएगी, इट इज लाइक अ डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी और अमाउंट ऑफ फील्ड एंटरिंग इनटू द क्लोज सरफेस एंड कमिंग आउट ऑफ द सरफेस। तो आपने अगर डाइवर्जेंस के तौर पे मैंने 3 केसेस में इसको बांटा है। व्हेन डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड इज पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव कब आएगा डाइवर्जेंस, द फील्ड इज एमर्जिंग आउटसाइड द क्लोज सरफेस एंड देयर एग्जिस्ट अ सोर्स फील्ड इनसाइड द सरफेस। मान के चलो कि आपने अपने रूम के अंदर में 10 अमाउंट ऑफ एयर भर दी, ठीक है, और आप जब उस विंडो को बाहर खोल रहे हो, बाहर विंडो को ओपन किया तो आपने बाहर देखा कि 10 के बदले 15 हवा बाहर आई, तो 15 10 से ज्यादा है कि कम है, ज्यादा है, मतलब नेचुरली आप 15 में से 10 को माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, 5, तो आपके पास 5 मतलब एक पॉजिटिव वैल्यू जनरेट हुई है जिसको बोलते हैं पॉजिटिव चेंज, दैट इज पॉजिटिव डाइवर्जेंस। अब ये 10 अपने रूम के अंदर में 10 हवा भेजी, बाहर 15 निकली, तो पहला तो क्वेश्चन ये है कि 10 भेजी तो 15 बाहर आएगी कैसे। तो हो सकता है कि उस रूम के अंदर में एक आधा फैन लगा, आपने तो 10 अमाउंट की हवा भेजी पर उस फैन ने भी 5 अमाउंट की हवा उसमें ऐड की और 15 बाहर निकली, तो their field is emerging outside the closed surface, मतलब फील्ड क्लोज सरफेस से बाहर आ रही है। अगर 10 में से 10 भी बाहर जा रही होती तो 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0, बाहर कितनी आ रही है अपन बोलते थे जीरो बैलेंसिंग है उनका, ठीक है ना। पर यहाँ पे कैसा है 10 भेजी और 10 बाहर निकली, इट इज इक्वल टू नॉट बैलेंस, और एक ज्यादा 5 निकल गई, ठीक है, और ये किसकी वजह से हुई है, देयर एग्जिस्ट अ सोर्स इनसाइड द फील्ड, फील्ड के अंदर में कुछ तो भी सोर्स, ठीक है, सोर्स कौन है, फैन। अगर मैंने समझ लो व्हेन डाइवर्जेंस ऑफ द फील्ड इज नेगेटिव, नेगेटिव मतलब 10 भेजी 5 बाहर निकली, मतलब -5 कहा गया, तो भाई 10 भेजी तो 5 ही क्यों निकला, मतलब -5, कोई तो भी 5 हवा खा गया। अब कौन खा गया, मान के चलो आप जिस डोर से उसको कैलकुलेट कर रहे हो नीचे उस रूम के अंदर में एक आधा होल है, वो 5 आपने 10 भेजी, 5 उस होल के अंदर में चली गई, 5 आपके डोर में से बाहर निकल गई आपके विंडो से, तो आपको तो दिखने में 5 ही दिख रही है, और 5 किसने खा ली, एक होल ने खा ली। होल का मतलब होता है सिंक। तो वेक्टर फील्ड एंटरिंग इनटू द सर्किल, मतलब इस केस में रूम के अंदर ज्यादा वेक्टर फील्ड की वैल्यू,
और देयर एग्जिस्ट सिंक ऑफ वेक्टर। सिंक मतलब जो चीजें उसके अंदर में डाइल्यूट कर रही है, उसको ले रही है। और तीसरा केस होता है जीरो डाइवर्जेंस, 10 भेजे और 10 बाहर आए। मतलब ना वहां पे कोई फैन लगा है, ना वहां पे कोई होल है, ना वहां पे कोई सिंक है, ना कोई सोर्स है। देयर एग्जिस्ट नाइदर सोर्सेस नॉर सिंक। जितना भेजा उतना बाहर आया, दैट इज कॉल्ड एज अ जीरो डाइवर्जेंस, जीरो चेंज। डाइवर्जेंस मतलब चेंज इन द वेक्टर फील्ड। ठीक है। अब मैथमेटिक्स में किसी भी तरीके के फील्ड को सॉल्व करने के लिए तीन तरीके के डायमेंशन होते हैं। सिंगल डायमेंशन, एक ही वेरिएबल पे चेंज अगर आए, एक्स पे या वाई पे या जेड। या टू डायमेंशन, जैसे सरफेस पे आया हुआ चेंज, तो उसमें दो वेरिएबल आते हैं, एक्स वाई, एक्स जेड, वाई जेड, लाइक दैट। अगर पूरे रूम के ऊपर में चेंज आए, एक रूम ही बड़ी कर दी, तो उसके तीनों वॉल, साइड के वॉल्स बड़े छोटे हो जाएंगे। उस केस में एक्स वाई जेड तीनों डायमेंशन। तो चेंज निकालने के लिए मैथमेटिक्स में अपन डेरिवेटिव का इस्तेमाल करते हैं, और उस चेंज के ऊपर की टोटल फील्ड निकालने के लिए अपन इस्तेमाल करते हैं इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन मतलब सम ऑफ द वैल्यूज ओवर द फाइनाइट रेंज। एक पर्टिकुलर रेंज के ऊपर का, फाइनाइट रेंज के ऊपर का सभी वैल्यूज का एडिशन। अगर आपको इस वॉल के ऊपर कितना चेंज फील्ड है तो निकालना है, तो इस वॉल की आपको लेंथ पता होनी चाहिए कि 10 मीटर से 20 मीटर तक की वॉल का निकालो। समझ आए? तो आपको इंटीग्रेशन लगाने पड़ेंगे तीन तरीके के। अगर सिर्फ एक डायरेक्शन में चेंज है तो लाइन इंटीग्रेशन। अगर दो डायरेक्शन में चेंज है तो सरफेस इंटीग्रेशन, क्योंकि दो डायरेक्शन मतलब बनता है एक सरफेस। और तीन डायरेक्शन में चेंज है, एक्स वाई जेड, तो वहां पे आ जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रेशन। तो लाइन इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? द इंटीग्रेशन विच टेकन ओवर द लाइन और कर्व इज कॉल्ड एज लाइन इंटीग्रेशन। फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ओवर क्लोज कर्व सी ए बार डॉट डी एल बार। अब ए बार क्या है? ए बार इज एनी गिवन वेक्टर। किसी भी वेक्टर का आप एक लाइन का चेंज निकालें, तो ए बार डॉट डी एल बार, क्योंकि लाइन है तो डी एल बार। उसके बाद अगर अगर आप गए सरफेस की तरफ, तो सरफेस का मतलब आ जाएगा इंटीग्रेशन टेकन ओवर द सरफेस इज कॉल्ड एज अ सरफेस इंटीग्रेशन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल इंटीग्रेशन ऑफ ए बार डॉट डी एस बार। अब सरफेस में दो लाइन आ गई, तो डी एस। अगर आपने बोला कि भाई डी एस बार इज इक्वल टू क्या, तो डी एस बार इज इक्वल टू डी एस इंटू ए एन क्या। और डी एस का मतलब आपको फॉर्मूला मालूम है। अगर जेड डायरेक्शन पूछा तो ए जेड क्या, डी एक्स डी वाई, लाइक दैट। और वॉल्यूम इंटीग्रेशन मतलब तीनों इंटीग्रेशन रो डी, ये होता है उसका। ठीक है। ये तीनों तीनों चीजों को आप क्या कर लो, पहले समराइज कर लो, इसको एक बार देख लो। इसको क्या कर लो, आप समराइज कर लो। देख लिया सब लोगों ने? मैं वापस से इसको रिवाइज करता हूँ। अगर अपने को चेंज एक लाइन के ऊपर का निकालना, किसी ने बोला तुमको कि x इज वेरिंग फ्रॉम 2 to 5,
तो आप इंटीग्रेशन कैसे लगाएंगे, इंटीग्रेशन x इज इक्वल टू 2 to 5 और वेक्टर का नाम है समझ लो ए बार डॉट डी एल बार अगर कार्टेशियन में है तो डी एक्स ए एक्स कैप डी वाई ए वाई कैप डी जेरो। वो पूरे फॉर्मूले अभी अगले सेशन में आप आते समय पूरे फॉर्मूले रिवाइज करके आओ, अगले सेशन में मैं न्यूमेरिकल शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से मैं वापस से बता देता हूँ तुम लोगों को, इट इज लाइन इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन विच इज टेकन ओवर द कर्व और लाइन इज कॉल्ड एज अ वेक्टर लाइन इंटीग्रेशन, क्लोज लाइन इंटीग्रेशन। क्लोज मतलब आपको लिमिट बताने पड़ेगी कहाँ से लेके कहाँ तक, ठीक है। जैसे मैंने बोला एक्स इज इक्वल टू 2 to 5 तो ए बार डॉट डी बार। उसके बाद अगर आपको लाइन में सरफेस मतलब चेंज दो डायरेक्शन का, नॉट ओनली एक्स इज चेंजिंग फ्रॉम 2 to 5 बट ऑल्सो एक्स इज इक्वल टू 2 और वाई इज इक्वल टू 5। एक्स इज इक्वल टू 2 to 5 हो रहा है, वाई इज इक्वल टू 3 to 7 हो रहा है, तो आपको इंटीग्रेशन कैसा लिखना पड़ेगा, इंटीग्रेशन एक्स इज इक्वल टू 2 to 5 एंड वाई इज इक्वल टू 3 to 7 और वहाँ पे सरफेस वेक्टर आ जाएगा ए बार डॉट डीएल बार की जगह आ जाएगा डीएस बार। डीएस बार मतलब सरफेस का वेक्टर। सरफेस का वेक्टर कैसे होता है, डीएस इंटू एल। अब अगर समझ लो मैंने बोला कि भाई जेड डायरेक्शन में निकालो तो आप बोलेंगे एन मतलब क्या होता है, ए जेड क्या, और डीएस मतलब बचा कौन है, डीएक्स डी वाई, क्योंकि जेड तो हो गया, डीएक्स डी वाई ए जेड क्या, तो ए बार इंटू डीएक्स डी वाई ए जेड क्या, ऐसे। और अगर आपको वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम तो मैंने पहले ही बोला कि इट इज 3 डायमेंशनल, उसको कोई भी वेक्टर नहीं है, वो स्केलर है, तो इट इज ट्रिपल इंटीग्रेशन एक्स इज इक्वल टू कितने से कितना, वाई इज इक्वल टू कितने से कितना, जेड इज इक्वल टू कितने से कितना, रो इंटू डी। क्लियर। तो ये अगले लेक्चर में आते वक्त ये करके आओ, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ, अगले लेक्चर में अपन क्या करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे।